Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the lecture for ninth standard history for ICSE students, and that is the chapter number 6, The Rise and the Growth of the Gupta Empire. And this is me presented by Zahir sir. Okay, तो आज ये चैप्टर खत्म करने का ट्राई करूंगा मैं, राइट, एंड बखूबी खत्म हो ही जाएगा बिकॉज यहाँ से 8 मैंने पढ़ा चुका है, राइट। एंड लिटरेचर में मैं महाभारत, हमने रामायण के बारे में डिस्कस किया था, ये स्लाइड डिस्कस की थी हमने, ठीक है। और अब से हम महाभारत के बारे में देखेंगे कि महाभारत क्या है, लिटरेचर क्या था एंड ऑल दैट, ठीक है, राइट। और उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस या ऑफ आवर दिस चैप्टर। ओके, लिखा है द महाभारत, the Mahabharat is essentially the story of a conflict. Conflict मतलब एक तरीके से war between two groups of cousins, जो cousin थे, कौन थे? कौरव्स और पांडव्स, ठीक है। जब वैदिक लिटरेचर सिखा रहा था और मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कौरव्स एंड व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पांडव्स, तो बस दोनों में ही लिख के आ गए थे इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर ही लिख कर आ गए थे, एक ही वर्ड लिखा था, मतलब एक ही आंसर लिखा था। भाई दोनों अलग अलग है। कौरव्स का क्या था, कहेंगे हस्तिनापुर, पांडव्स का क्या था, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर। फिर भी मैंने आपको मार्क्स दिए थे कि चलो पहला गलती है माफ कर देते हैं, भाई ये माफी अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट। तो कौरव्स एंड पांडव्स, इट शोज दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि जो राजा होता है उसके लिए अपने किंगशिप, किंग मतलब क्या, नजदीकी, नजदीकी के लोग कोई मायने नहीं रखते। Although the Pandavas were entitled to their share in kingdom left by Dhritarashtra, ठीक है, right, the Kauravas refused to give them even in a single inch of territory। मतलब ये तो स्टोरी आपको पता ही है कि धृतराष्ट्र जो है, मतलब जो कौरव्स का बेटा पापा था, ठीक है, राइट, उन्होंने मना कर दिया कि कौरव्स ने मना कर दिया कि हम पांडव्स को 1 इंच भी टेरिटरी नहीं देंगे। This led to a prolonged fratricidal, fratricidal मतलब क्या, एक ही फैमिली में लड़ना, उसको fratricidal कहते हैं। Between a fratricidal war between the Pandavas assisted by Krishna and the Kauravas. Eventually Kauravas were worsted in the fight and Pandavas came out victorious। This story also represents the victory of righteousness over the forces of evil, ठीक है। कहानी का जो मोरल है वो यही है कि हमेशा सत्य की जीत हो सकती है, ठीक है। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, सत्य कमजोर हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली पराजित नहीं हो सकता, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारे आज के जीवन में भी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। द भगवत गीता फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ महाभारत, ठीक है। क्यों, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो कहा था महाभारत में वही तो है भगवत गीता। It teaches that a person must carry out the duties assigned to him by his caste and rank under all circumstances without any desire for reward। ये हमें भगवत गीता से है वो मिलता है, चीज मिलती है। The Purans follow the lines of the epics and the earlier ones were finally compiled in Gupta times। They are full of myths, legends, sermons, etc. ठीक है, which were meant for the education and edification of the common people, right? That means कि यहाँ पर ये पूरा के पूरा जो पुराण है या एपिक्स है, ये कंपाइल कब हुआ था, गुप्त के काल में, गुप्त के समय पर ये कंपाइल हुआ था। ये पूरा के पूरा मिथ से भरा हुआ है, लेजेंड से भरा हुआ है, सरमन से भरा हुआ है, ठीक है, which were meant for education, education के लिए, और edification के लिए, edification of common people। The period also saw a compilation of various smritis, और we can say स्मृति को क्या कहते हैं, लॉ बुक्स, written in verse। वर्स मतलब एक तरीके से श्लोक में लिखता है, ऐसे 3-4 लाइंस होती है एक स्टैंजा में, इसको हम वर्स कहते हैं। The phase of writing commentaries of Smritis begin in गुप्त पीरियड। कब शुरू होता है ये, गुप्त पीरियड में शुरू होता है, ओके।
The Gupta period also saw the development of Sanskrit grammar based on Panini and Patanjali. ठीक है, तो संस्कृत ग्रामर जो है, ठीक है, इसका भी लेखन जो है वो कहां पर शुरू होता है, गुप्त पीरियड में ही। और जो संस्कृत रिनाउंड स्कॉलर्स थे वो थे पाणिनि और कहेंगे पतंजलि, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, the period is particularly memorable for compilation of Amar Kosh by Amar Sinha। आ गया, कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, अमर कोश किसने लिखी थी, अमर सिन्हा ने। Who was a luminary, मतलब famous luminary in the court of Chandragupta II। The lexicon is learned by heart by the students taught संस्कृत इन ट्रेडिशनल फैशन। अब लेक्सिकन क्या होता है, कोई बताएगा लेक्सिकन क्या होता है? लेक्सिकन का मतलब क्या है बेटा? सरसूत्र। नहीं बेटा, लेक्सिकन का मतलब होता है कि लैंग्वेज की कोई पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है, लैंग्वेज का पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं उसको लेक्सिकन कहते हैं। मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आती है, कहेंगे सारे उसके वर्ड्स जानकर। हिंदी लैंग्वेज कैसे आती है, तो सारे वर्ड्स जानकर, उसको कहते हैं लेक्सिकन। ठीक है, तो इन शॉर्ट वर्ड्स बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो यहां पर संस्कृत है, संस्कृत के जो लेक्सिकन है वो भी सारे के सारे स्टूडेंट्स ने बाय हार्ट लर्न कर ली थी। ऑन द होल, the Gupta period was a bright phase in the history of classical literature. It developed an ornate style which was different from the old simple Sanskrit. From this period onwards, we find greater emphasis on words than on prose। ठीक है, मतलब एक तरीके से वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। Also come across a few commentaries. There is no doubt that Sanskrit was the court language in the Guptas। तो गुप्ताज में संस्कृत लैंग्वेज उनकी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। हम देखे हैं प्रकृत, देखे हैं पाली, देखे हैं, लेकिन गुप्ता पीरियड में आते आते संस्कृत लैंग्वेज ज्यादा प्रिवेलेंट हो चुकी है। ऑल्दो वी गेट अ गुड डील ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर, the British period produced some of the earliest pieces of secular literature। ठीक है, right, the British period, sorry मैंने British period बोल दिया, the period also produced some of the earliest pieces of सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, जरा ध्यान दीजिएगा यहां से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आप देखिए ये आयरन पिलर का मैंने यहां पर एक पिक्चर लगवाया है, आप देख सकते हैं ये कम से कम 1500 इयर्स पुराना है। ठीक है, लेकिन आज तक इसमें रस्टिंग नहीं हुआ है, आयरन कभी भी खोखला नहीं हुआ है, रस्ट नहीं हुआ है। तो ये क्या है, ये अपने आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था। आज भी अगर हम कोई लोखंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे फैक्ट्री से, राइट, तो भी कहीं ना कहीं वो रस्ट हो जाता है, लेकिन ये रस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, राइट, तो ये तकरीबन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आई है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एक ही हमारे यहां पर भारत में है एंशिएंट टाइम पे, और वो थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टा नहीं है, आर्यभट्ट है, तो मैथमेटिक्स के बहुत ही बड़े रिनाउंड स्कॉलर थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी आर्यभट्टियम, या आर्यभट्ट भट्टियम। यहां पर कहीं पर भट्टियम कहा जाता है, कहीं पर भट्टिय कहा जाता है। सो आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत, ये दो बुक लिखी थी उन्होंने, आर्य सिद्धांत एंड आर्य भट्टियम। ठीक है, राइट, तो ये बुक के बारे में यहां पर बताया है, लिखा है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड अ वर्क कॉल्ड आर्यभट्टिय written by Aryabhatta who belonged to Patliputra। It seems that this mathematician was well versed in various kind of calculations। A Gupta inscriptions of 448 from Allahabad
district suggests that the decimal system was known in India at the beginning of 5th century AD. मतलब हमको कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट से मालूम पड़ता है कि 5th सेंचुरी एडी में हमें नॉलेज था डेसिमल सिस्टम का। अब आपको पता ही है डेसिमल सिस्टम क्या होता है, बचपन में आप सीख चुके हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल द स्टार्स, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी अ बुक कॉल्ड रोमक सिद्धांत was compiled. It was influenced by Greek ideas and can be inferred from this name, रोमक सिद्धांत, रोमन, तो कहीं ना कहीं ग्रीक आइडिया से इन्फ्लुएंस था ये बुक। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द गुप्त क्राफ्ट्समैन distinguished themselves by their work in iron and bronze। ठीक है, मतलब जो उस समय के जो कलाकार थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग करते थे अपने काम के बेसिस पे। और अपना काम क्या होता, तो कहेंगे वही आयरन और ब्रॉन्ज। ठीक है, मतलब लुहारी काम, और कहेंगे कि मेटलर्जिकल काम ज्यादा होता। और कैसे मालूम पड़ता है, तो हमें बहुत सारी सेवरल ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्ध हमें मिली है, which began to be produced on a considerable scale because of the knowledge of advanced iron technology. In case of iron objects, the best example is the iron pillar found at Delhi near Mehrauli। ठीक है, राइट। तो बेस्ट स्पेसिमेन क्या है हमारे पास, आयरन पिलर है, और ये कहां पर है, मेहरौली में, जो दिल्ली में ही है आज। कुतुब मीनार जो है उसके पास ही है। ठीक है, मैंने आपको फोटो भी दिखाया है उसका। तो मैन्युफैक्चर्ड इन द 4th century AD, the pillar has not gathered any rust in the subsequent 15 centuries। देखिए क्या बोला है कि यहां पर कभी भी कोई रस्टिंग, काट नहीं खाया है अभी तक, ये रस्टिंग हुआ ही नहीं है। और कितने सेंचुरीज हो चुके हैं, 15 सेंचुरीज, मतलब 1500 साल हो चुके हैं, राइट। विच इज अ ग्रेट ट्रिब्यूट द टेक्नोलॉजिकल स्किल ऑफ द craftsman। It is impossible to produce such a pillar in any iron factory or foundry in the West until about a century ago. It is a pity that later craftsmen could not develop this knowledge further। ठीक है, और ये कुछ पिक्चर्स है, ये कुछ पिक्चर्स है उस आयरन पिलर के। ठीक है, जो कुतुब मीनार के जस्ट बाजू में ही खड़ा है ये, और ये कितना पुराना है, 1500 साल पुराना है। ये गुप्त एम्पायर, ठीक है, महान गुप्त शासन में इसका डेवलपमेंट हुआ था, ये बनाया गया था, राइट। और यहां पर आपका चैप्टर आज का खत्म होता है, राइट। कोई डाउट है बेटा आज के लिए ये चैप्टर में?